अब बेटा जैसे जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर अपन ने देखा, ये हाईएस्ट एनर्जी और लोएस्ट एनर्जी के बीच का एनर्जी गैप हो गया, राइट। इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि कौन से वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी हाईएस्ट हो गई, कौन से वाले कंफर्मेशन की एनर्जी हाईएस्ट हो गई, कौन से वाले कंफर्मेशन की एनर्जी लोएस्ट हो गई। तो उसके पीछे का रीजन क्या क्या होता है, तो लेट्स सी दोस पार्ट्स आल्सो। अब अभी जैसे यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, क्या, दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन और एक लिखा हुआ स्टेरिक स्ट्रेन। बेसिकली मॉलिक्यूल के अंदर नॉर्मली तीन तरह की स्ट्रेन सस्टेन होती है। एक तो होती है टॉर्शनल स्ट्रेन, एक होती है स्टेरिक स्ट्रेन, एक होती है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन के बारे में अपन कमेंट करेंगे जब साइक्लिक मॉलिक्यूल के डिस्कशन करेंगे। अभी दो स्ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। कन्फर्मेशन ऑफ इथेन के अंदर जब अपन ने ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अभी बनाया था, तो इसके अंदर अपन ने देखा कि हाईएस्ट एनर्जी वाला जो पार्ट था वो हमारे पास कौन सी वाली फॉर्म थी बच्चे, दैट इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म थी ये, एक्लिप्स फॉर्म। अब इस एक्लिप्स फॉर्म में और जो दूसरी वाली जो 60 डिग्री पे बनी थी, या कह सकते हो कि जो 180 डिग्री पे बनी है, जो 300 डिग्री पे बनी है, जहां पे हमें एनर्जी मिनिमास मिल रहे हैं, तो वो वाला जो फॉर्म है हमारे पास, वो वाला फॉर्म कौन सा हो गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दी स्टेगर्ड फॉर्म। ठीक है, ये वाली फॉर्म कौन सी हो गई, स्टेगर्ड फॉर्म। तो बेटा अब इसमें क्या है, ये वाली जो फॉर्म है इसकी एनर्जी हाईएस्ट है और ये वाली जो फॉर्म है इसकी एनर्जी क्या है, लोवेस्ट है। अर्थात मींस ये वाला जो पार्ट है हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल है और ये वाला फॉर्म हमारे पास सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। तो इसकी अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या हुआ कि यहां पे जो बॉन्ड है, जो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं एक्लिप्स वाले पार्ट में, तो उनमें हमारे पास बॉन्ड एक दूसरे को कंप्लीटली रेस्पेक्टिवली, या एटम कह सकते हो कि एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड कर रखे होते हैं, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस पे होता है। तो इनमें जो बॉन्ड पेयर होते हैं, जो CH बॉन्ड पेयर होते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर, उनके बीच में रिपल्शंस होता है। और इन बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शंस होता है, वो रिपल्शंस हमारे पास एक स्ट्रेन को राइज देता है। दैट स्ट्रेन इज कॉल्ड एज व्हाट, दी टॉर्शनल स्ट्रेन। तो टॉर्शनल स्ट्रेन हमारा क्या हो गया कि इट इज द रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑन द एडजेसेंट एटम। क्या लिखा बेटा यहाँ पे कि इट इज द रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑन द एडजेसेंट एटम। ये एडजेसेंट एटम के ऊपर हमारे पास जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, इनके बीच का जो रिपल्शन है इसको बोलेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन। अब आप ये देखो कि अभी तो यहां पे मेरे पास दोनों कार्बन के ऊपर केवल हाइड्रोजन एटम ही मैंने प्लेस किए थे। अगर मैं इसी जगह पे एक नया मॉलिक्यूल लिख देता हूं, लाइक इफ आई पुट द प्रोपेन, मतलब इसकी जगह पे इथेन की जगह अपन ने क्या ले लिया, लेट्स से वी आर हैविंग दी प्रोपेन। अब अगर मैं बात करूं प्रोपेन की, तो प्रोपेन में हमारे पास क्या हो गया, CH3 CH2 CH3। अब यहां पे अगर कार्बन के अबाउट अगर रोटेशन देखेंगे, तो बेटा इस जगह पे क्या होगा अपने पास, लेट्स सी, ये आपके पास क्या हो गया, जैसे फ्रंट वाला कार्बन, मान लो ये वाला पार्ट अपने पास फ्रंट वाला कार्बन अज्यूम किया, तो इधर मेरा मिथाइल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस कार्बन के ऊपर जहां मैंने फिंगर रखी हुई है, दो हाइड्रोजन एलिमेंट हो गए और एक जो ग्रुप हो गया वो कौन सा वाला हो गया, CH3, दैट्स कॉल्ड Me। अब पीछे वाला जो हाइड्रोजन है, रियर वाला हाइड्रोजन, उसको अगर कहूं तो उसको कैसे दिखा सकता हूं, एक्लिप्स वाली फॉर्म में ग्रुप के बीच में मिनिमम डिस्टेंस अपन ने इंडिकेट कर दी। ये हो गया वो वाली फॉर्म जब थीटा इज इक्वल टू 0 कंसिडरेशन में ले रखे हैं, दैट्स कॉल्ड एक्लिप्स फॉर्म। अब यहां पे इसी को अगर बाय द वे आप स्टेगर्ड फॉर्म में ड्रॉ करो, तो स्टेगर्ड फॉर्म जो होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आएगी, लाइकवाइज। तो ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म में भी एनर्जी का गैप है, बट इस वाली फॉर्म के अंदर अब दो तरह की स्ट्रेन एक्चुअली मॉलिक्यूल को सस्टेन करनी पड़ रही है। अब वो दो तरह की स्ट्रेन कौन कौन सी हो गई, एक तो वो स्ट्रेन हो गई जो बॉन्ड पेयर में थी सही, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो अभी भी एक दूसरे के आगे पीछे रख रखे हैं, तो वो जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन है उसको तो नाम दिया था टॉर्शनल स्ट्रेन। लेकिन जो साइज की वजह से रिपल्शन हो रहा है, व्हेन दी हाइड्रोजन वाज प्लेस्ड, जब हाइड्रोजन थे तो हाइड्रोजन के साथ स्मॉलर साइज के साथ जो रिपल्शन था वो मिनिमम था। हाइड्रोजन का वैसे भी रिपल्शन जो है वो नेग्लिजिबल है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, कब, जब ये एडजेसेंट कार्बन एटम पे जुड़े हुए हैं। यहां पे अगर बात करूं तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे कर दिया, CH3 से। CH3 का जो साइज है वो रेस्पेक्टिवली हाइड्रोजन एटम से क्या हो गया, बड़ा हो गया। साइज अगर बाय द वे बड़ा हो गया तो यहां पे अनदर रिपल्शन इज आल्सो बीइंग एग्जिबिटेड, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक रिपल्शन। क्या बोलेंगे उसको, स्टेरिक रिपल्शन। तो एक टर्म अपन ने और यूज करी यहां पे, स्टेरिक स्ट्रेन। इट इज द रिपल्शन बिटवीन द ग्रुप और एटम्स ड्यू टू देयर साइज। एक तो हो गया वो वाला रिपल्शन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से हो रहा है, एक वो हो गया
जो ग्रुप की साइज या उसकी वंडरवाल रेडियस की वजह से हो रहा है। तो ऐसे पार्ट को अपन यहाँ पे नाम देंगे, एक तो हो गया टॉर्सल स्ट्रेन जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन, एक हो गया स्टेरिक स्ट्रेन जिसमें साइज की वजह से रिपल्शन हो रहा होगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या करेगा, अनदर, मतलब इस केस में इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा वो रिलेटिवली और ज्यादा होगा। अब जैसे बात करें प्रोपेन के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की, तो उसको भी अपन अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं लाइकवाइज, कि जैसे आपने यहाँ पे वही सेम वही वैसे के वैसे ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के ऊपर। तो लेट अस क्रिएट द कन्फर्मेशंस। ये बेटा मैंने यहाँ पे रखा, ये CH3, ये हो गया H, ये हो गया H। फिर इसी के पीछे वाले पार्ट को अगर मैं फाइंड आउट करूं तो यहाँ पे रेस्पेक्टिवली मैंने H लिया, इधर H लिया, ये H लिया। थीटा इज इक्वल टू क्या अज्यूम किया यहाँ पे, 0 डिग्री। लेट अस टेक CH3 का रेफरेंस ले लिया मैंने यहाँ पे इस H के साथ, दिस इज इंडिकेटेड एज HA, है ना। बस आपने समझने के लिए आपने HA को इंडिकेट कर दिया। फिर अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री रोटेट कराऊं तो 60 डिग्री रोटेट कराऊंगा तो क्या होगा, इधर CH3 H और H। ऐसा जरूरी नहीं कि सर पीछे वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में रोटेट कराना है। रोटेशन कराने का ये मतलब हो गया कि दोनों के बीच में वी आर क्रिएटिंग सम डाइहेड्रल एंगल। अब यहाँ पे अगर फाइंड आउट करूं तो वही 60 डिग्री के रोटेशन के बाद यहाँ पे ये इंडिकेट कर दिया इस तरह से, रिलेटिव पोजीशन पता चल जाएगी। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे नेक्स्ट कितना डिग्री रोटेशन, 60, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब फिर से वापस से वैसे की वैसे डायग्राम अगर आप बनाओगे, फिर यहाँ पे 60 डिग्री का रोटेशन दोगे तो ये HA वाला पार्ट इसके पीछे आ जाएगा। तो वेल वी आर एबल टू शो इट लाइक दिस। इसको आप ऐसे बना लो बच्चे, ये हो गया आपके पास CH3, ये हो गया H, ये हो गया H वाला पार्ट, और ये जो HA वाला पार्ट है वो चला गया मेरे पास यहाँ पे इस जगह पे, इधर आ गया H, इधर आ गया H। अब था तो हाइड्रोजन ही, A अपन ने इसलिए इंडिकेट कर दिया सो दैट आपको CH3 के रेफरेंस में HA की पोजीशन का रिलेटिव पार्ट, मतलब रिलेटिव पोजीशन पता चल जाए कि कितना डिग्री एंगल अपन यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हैं। ये जो थीटा हो गया यहाँ पे कितना हो गया, 120 डिग्री बिटवीन द CH3 एंड CHA बॉन्ड। ठीक, फिर अगर आगे बढ़े वही 60 डिग्री यहाँ पे लेके चले गए, तो 60 डिग्री अगर लेके चले गए तो रेस्पेक्टिवली यहाँ भी क्या होगा, इसको फॉर्म को अगर बनाओगे तो ये हो गया बेटा तुम्हारे पास CH3, इधर हो गया H, ये भी हो गया यहाँ पे H, और इसको अगर मैं इंडिकेट करूंगा दूसरा वाला पार्ट तो ये हो गया HA, दिस इज H एंड दिस इज अगेन H। थीटा कितना लिखूंगा यहाँ पे, दिस इज टेकन टू बी 180 डिग्री। ठीक, होप सो बात समझ आ गई होगी। अब इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में कमेंट करें। तो सर इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना हो तो सर कैसे बनेगा, तो लेट्स से टॉर्शनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों की डेफिनेशन लिखने के लिए आप करना क्या, इन वीडियोस को, मतलब इस वीडियो को पोस्ट कर लेना, पोस्ट करने के बाद डेफिनेशंस को लिख लेना और अच्छे से समझ लेना कि स्टेरिक का मतलब क्या है और टॉर्शनल स्ट्रेन का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे अगर फाइंड आउट करें तो रेस्पेक्टिवली जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना होगा तो वो क्या बनाना होगा, यहाँ पे ये तो हो गया एनर्जी और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो गया, थीटा। ठीक है, दिस इज अगेन नेम्ड एज व्हाट दी डाइहेड्रल एंगल, या आप इसको बोल दो टॉर्शनल एंगल, या फिर बोल सकते हो एंगल ऑफ रोटेशन। थीटा बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब हाईएस्ट एनर्जी दिस वन, फिर हाईएस्ट के बाद फिर से लोएस्ट एनर्जी, फिर वापस हाईएस्ट एनर्जी, ये आप ऐसे ले लो, दिस इज टेकन टू बी 60 डिग्री। 60 के बाद ये वाला पार्ट ले लिया बेटा 120 डिग्री, 120 के बाद यहाँ पे फिर से ले लिया मैंने 180 डिग्री, 180 के बाद अगेन दैट इज 240, 240 के बाद 300, 300 के बाद अगेन 360, ये वाला पार्ट दिस इज 240 डिग्री, ये वाला पार्ट हो गया 300, और ये वाला जो पार्ट है हमारे पास अगर बना तो दिस इज 360 डिग्री। सेम केस, ये जो डिफरेंस है बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एनर्जी डेल्टा ई, इसी को अपन ने नाम क्या दिया, REB। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ REB, रोटेशनल एनर्जी बैरियर, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी which is required to create the highest unstable form from the highest stable form, मतलब maximum stable form से minimum stable form पे जा रहे हैं, तो उनके बीच का जो एनर्जी गैप है या उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो वाला जो पार्ट है हमारे पास उसको बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी बैरियर। सिंपल वे में डेफिनेशन अगर बोलो तो हाईएस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन एंड लोएस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन का जो एनर्जी डिफरेंस है वो रोटेशनल एनर्जी बैरियर हो गया फॉर द गिवन पार्ट। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे जैसे बाय द वे तुम यहाँ पे कार्बन के ऊपर R ग्रुप को बढ़ाओगे, जैसे अपन ने इथेन लिया था, इथेन में क्या था, दोनों जगह हाइड्रोजन थे, तो वहां पे मॉलिक्यूल को टॉर्शनल स्ट्रेन था, स्टेरिक स्ट्रेन नहीं था, क्योंकि दोनों केसेस में कार्बन पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन था। इथेन में प्रोपेन की जब बात करी तो प्रोपेन के अंदर हमारे पास क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप हो गया। मिथाइल ग्रुप के होने की वजह से क्या हो गया, एक
दूसरी स्ट्रेन और इनकॉर्पोरेट होगी जिसको नाम दिया स्टेरिक स्ट्रेन। तो मॉलिक्यूल में जब स्ट्रेन बढ़ेगी यानी कि रिपल्शंस बढ़ेंगे तो उसकी एनर्जी वैल्यू और बढ़ेगी, वो और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है ना वो हमारे पास इंक्रीज होने लग जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि अगर बाय द वे मैं यहाँ पे वेरियस फॉर्म्स को, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया अलग दूसरा अल्केन्स, लाइक मैं यहाँ पे अगर ले लूं एनी अल्केन RCH2CH3 वाला, ठीक, और अगर बाद में मैं इसके अबाउट यहाँ पे कन्फर्मेशन को शो करूं तो इसका कन्फर्मेशन एग्जैक्टली वही बनेगा जो हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वही बनेगा जो हमारे पास प्रोपेन के लिए बना है। R बराबर, अब आप जरा इसको ऐसे देखना, इफ द R इज इक्वल टू H, और मैं तुमको यहाँ पे बोलूं कि इसके लिए मैंने एनर्जी रोटेशनल एनर्जी बैरियर का वैल्यू ये ले लिया यहाँ पे क्या डेल्टा E1, ठीक है, और अगर R बराबर मेरे पास CH3 है और रोटेशनल एनर्जी बैरियर का वैल्यू मैंने ले लिया डेल्टा E2, इसी तरह से R बराबर अगर C2H5 है, ठीक है, और यहां भी ले लिया डेल्टा E3, और इसी तरह से R बराबर ले लिया आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, एनीथिंग दैट वी विल बी टेकिंग इन दिस केस, और ये रोटेशनल एनर्जी बैरियर ले लिया अपने पास क्या डेल्टा E4 है। तो अगर बाय द वे यहाँ पे 1 2 3 4 वाले पार्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करें कि इसका ऑर्डर वाइज सबसे ज्यादा रोटेशनल एनर्जी बैरियर किसके लिए मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा E4 इज ग्रेटर देन डेल्टा E3 इज ग्रेटर देन डेल्टा E2 एंड दैट इज ग्रेटर देन डेल्टा E1। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पे R का साइज बढ़ाते जाओगे तो जैसे जैसे R का साइज यहाँ पे बढ़ता जाएगा रिस्पेक्टिवली जो कार्बन के अबाउट रोटेशन के दौरान हमारे पास जो फॉर्म्स एक्वायर होंगी एक्लिप्स और स्टैगर्ड वाली, तो एक्लिप्स वाली फॉर्म के अंदर रिपल्शंस की वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी, तो रिस्पेक्टिवली जो एनर्जी का गैप है वो इंक्रीज हो जाएगा, और एनर्जी का गैप अगर इंक्रीज हो गया तो वी विल बी एबल टू से दैट कि रोटेशन एनर्जी बैरियर जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास वेरियस फॉर्म्स हो गई या वेरियस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स हो गए विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अल्केन के केस में R को आप जो मर्जी रख दो, यहाँ पे C1 C2 के अबाउट अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको वैसे का वैसे डायग्राम मिलेगा जैसा अपन इथेन के लिए बना रहे हैं। बस फर्क इतना सा होगा कि जो ये डेल्टा E की वैल्यू है ना रोटेशन एनर्जी बैरियर, ये वैल्यू ये वाला पार्ट हमारा चेंज होता जाएगा वंस वी आर गेटिंग द चेंज इन द R। पर ये ध्यान रखना C1 C2 के अबाउट आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, दिस इज नंबर 1 एंड नंबर 2। अब अगर मैं कार्बन चेन को बढ़ाता हूं तो कार्बन चेन को बढ़ाने से रिस्पेक्टिवली मेरे पास अलग अलग तरह के कंफर्मेशन पार्ट या कह सकते हो कि अलग अलग तरह के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आ सकते हैं। ठीक है, वी विल गो विद दी अनदर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर ब्यूटेन विद रिस्पेक्ट टू C2C3 बॉन्ड। तो लेट्स सी दैट पार्ट। अब बेटा अपन ब्यूटेन के लिए C2C3 बॉन्ड के अबाउट कंफर्मेशंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी अपन ने C1 C2 के अबाउट देख लिया था डिफरेंट एल्केन के अंदर, तो आप इसमें ये देख सकते हो कि अगर आपके पास R CH2 CH3, ठीक है, C1 C2 के अबाउट अगर अपन देखेंगे तो R बराबर यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, और C2H5 के रेस्पेक्ट में अगर अपन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगा जैसा कि इथेन के लिए दिख रहा था। अब हमारे पास अगर C1 C2 के रेस्पेक्ट में ना देखते हुए C2 C3 के रेस्पेक्ट में अगर अपन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखें या कन्फर्मेशंस को देखें तो किस तरह से कन्फर्मेशंस बनेंगे और डायग्राम क्या बनेगा, तो लेट अस फाइंड आउट दोस पार्ट्स। अब आप ऐसे मान लो ये आपके पास हो गया फ्रंट वाला कार्बन, दो तो इसमें हो गया हाइड्रोजन एलिमेंट और एक हो गया मिथाइल वाला पार्ट। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट वाला कार्बन लिया, एक लिया बेटा यहाँ पे CH3, एक ले लिया ये हाइड्रोजन और दूसरा ले लिया यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, ये मेरा हुआ सेकंड नंबर कार्बन। ठीक, अब सेकंड नंबर कार्बन के रेस्पेक्ट में मैं पीछे वाले कार्बन को अगर ड्रॉ करूं तो पीछे वाला कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या किया, फिर से देखो, एक तो ले लिया CH3, ये ले लिया H और H। बेटा अभी जो थीटा की वैल्यू है वो कितना रखी हुई अपन ने, 0। CH3 हैज बीन टेकन इन द सेम प्लेन, और इन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर बात करूंगा तो एंगल 0 डिग्री है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्दर 60 डिग्री का रोटेशन किया। जैसे ही मैंने 60 डिग्री का रोटेशन किया तो रेस्पेक्टिवली जो फॉर्म मेरे पास एक्वायर होगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे ये हो गया CH3, ये हो गया H और ये हो गया H वाला पार्ट। इधर अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो क्या हो गया CH3, इधर हो गया H और इधर भी क्या हो गया H वाला पार्ट। अब जरा ध्यान से सुनना, इस जगह पे हमारे पास बॉन्ड के बीच में डिस्टेंसेस तो अपन ने मैक्सिमम कर दी, लेकिन CH3 के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज नहीं हुई है। तो ये वाली जो फॉर्म होती है हमारे पास विच इज हैज बीन एक्वायर्ड एट 60 डिग्री एंगल, इस तरह की जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं गॉच पोजीशंस, या बोल सकते हैं गॉच कन्फर्मेशंस। गॉच एक्चुअली जो है फ्रेंच वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है टुवर्ड्स लेफ्ट से। ठीक है,
अब ये फॉर्म जो हो गई, अगर मैंने कहा कि किसी दो ग्रुप के बीच में रेस्पेक्टिव एंगल एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अगर 60 डिग्री है तो दैट मींस दे आर एट द गॉच पोजीशन टू ईच अदर। क्या मीनिंग हुआ इसका, फिर से वापस देख लो। ये वाला जो पार्ट है, दीज टू आर व्हाट एट 0 डिग्री एंगल, दोनों के बीच में कितना एंगल क्रिएट हुआ, 60 डिग्री। जैसे ही 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ दोनों के बीच में रेस्पेक्टिवली, लाइकवाइज एक प्लेन ऐसे मान लो, एक प्लेन ऐसे मान लो, तो दोनों प्लेन के बीच में एंगल कितना क्रिएट हुआ बेटा, 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री अगर एंगल क्रिएट हुआ तो दिस इज कॉल्ड गॉच पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना, ये गॉच कन्फर्मेशन हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ूं और मैं यहां पे क्या किया, फिर से 60 डिग्री का रोटेशन करवा दिया। जैसे ही 60 डिग्री का रोटेशन करवा दिया तो अब मेरे पास जो फॉर्म बनेगी वो कैसी बनेगी, ये वाला पार्ट अपन ने ले लिया, अगेन ये CH3 है, H है और H है, फ्रंट के बाद जो पीछे वाला पार्ट हुआ वो क्या हो गया, ये CH3, इधर वाले पार्ट में H हो गया, इधर वाले पार्ट में भी H हो गया। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये वाली फॉर्म भी एक्लिप्स्ड ही है, लेकिन इसको आप एग्जैक्टली वो वाली एक्लिप्स नहीं बता पा रहे हो जैसे कि फैली थी। ये तो बोलेंगे अपन फुल्ली एक्लिप्स्ड, एग्जैक्टली सेम ग्रुप एक दूसरे को हाइड कर रहे थे, ठीक है, इसको बोलेंगे फुल्ली एक्लिप्स्ड। और ये वाला जो पार्ट है दिस इज ऑल्सो एक्लिप्स्ड, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा की वैल्यू जो है वो कितना है 120 डिग्री, इसको बोलेंगे पार्शली एक्लिप्स्ड। ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास पार्शली एक्लिप्स्ड। और फिर इसके बाद अगर मैं यहां पे देखूं तो फिर 60 डिग्री का रोटेशन जब करवा दिया तो रेस्पेक्टिवली यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, विल सी दिस थिंग, ये हो गया हमारे पास CH3, इधर हो गया H, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे इधर वाले पार्ट में CH3, ये हो गया H और H। अब देखो जरा दोनों केसेस में, मतलब बॉन्ड के बीच में डिस्टेंसेस तो मैक्सिमम हो ही गई, बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होने के साथ साथ CH3 जो आइडेंटिकल ग्रुप थे उनके बीच की डिस्टेंस भी मैक्सिमम हो गई। इस तरह की फॉर्म को अगर नाम देंगे तो दैट्स कॉल्ड इज व्हाट, दी एंटी फॉर्म, ठीक है। अब देख के बता सकते हो कि ये जो चार अपन ने पीक कन्फर्मेशंस ड्रॉ किए, इन चार पीक कन्फर्मर्स के अंदर हमारे पास क्या हो गया, सबसे ज्यादा जो स्टेबल फॉर्म हो गया वो कौन सा वाला हो गया, एंटी वाला फॉर्म हो गया। रीजन मीन क्या, कि जो आइडेंटिकल ग्रुप थे जिनका साइज एक्चुअली बड़ा था, लार्जर साइज थे, वो दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड में पॉइंट आउट हो गए। अब बात होती है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा दिखेगा इसका, तो दैट सी दोस पार्ट आल्सो। आपने यहाँ पे क्या लिया, ये ले लिया इज एनर्जी वैल्यू एंड अगेन दिस इज टेकन टू बी व्हाट, दी थीटा, जो अपन ने नाम दिया था डाइहेड्रल एंगल। वही सेम पार्ट बेटा, सबसे पहले 0 डिग्री एंगल है, 0 डिग्री एंगल के ऊपर कौन सी वाली फॉर्म हमारे पास बन रही है, फुल्ली एक्लिप्स्ड। अच्छा अब ये देख के बताओ इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी वाली फॉर्म कौन सी है। अगर मैं इनका रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करूं तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर फॉर द स्टेबिलिटी फॉर दिस, बोलो क्या होना चाहिए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा दिख रहा है, सी दिस पार्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो गया हमारे पास कौन सा, एंटी फॉर्म फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हर मॉलिक्यूल का एंटी फॉर्म ही सबसे ज्यादा स्टेबल हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास कभी कभी ये दोनों ग्रुप दिख रखे हैं, दोनों भी जो CH3 दिखा रखे हैं, यहां पे कोई ऐसे दो ग्रुप आ जाए जिनके बीच में रिपल्शन की जगह अट्रैक्शन हो रहा हो, और अगर रिपल्शन की जगह अट्रैक्शन हो रहा होगा तो इन दैट केस हमारे पास ये वाली फॉर्म यानी कि गॉच वाली फॉर्म जो होगी वो रिलेटिवली एंटी वाली फॉर्म से ज्यादा स्टेबल भी हो सकती है। एक बात का ध्यान रखना वो ये कि हम एक्लिप्स फॉर्म को देख रहे हैं, तो दोनों केसेस में एक्लिप्स फॉर्म में हमारे पास ये तीनों बॉन्ड, ये C बॉन्ड, पीछे का CC बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, तो इन एडजेसेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं उनके बीच में तो रिपल्शन हो ही रहा है, और वो रिपल्शन हमें कौन सा वाला स्ट्रेन दे रहा है, टॉर्शनल स्ट्रेन। दूसरा वाला जो पार्ट है हमारे पास CH3 का CH3 के साथ रिपल्शन, बड़ा बड़ा ग्रुप अगर आपने सामने अगर आ गए, पास आ गए, तो उनके बीच में एक रिपल्शन और जनरेट हो रही है, कौन सी, स्टेरिक स्ट्रेन। तो इस वाले पार्ट में हाईएस्ट टॉर्शनल एंड हाईएस्ट स्टेरिक स्ट्रेन अवेलेबल हो रही है। इनमें अगर देखोगे तो आप बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस मिनिमम हो गई, टॉर्शनल स्ट्रेन आपने मिनिमाइज कर दिया। सिमिलरली यहां भी अगर बात करोगे तो भी टॉर्शनल स्ट्रेन क्या कर दिया, एंटी में मिनिमाइज कर दिया। लेकिन गॉच में और एंटी फॉर्म के अंदर अगर अपन बात करें तो गॉच में अभी भी मिथाइल का मिथाइल के साथ टू सम एक्सटेंट रिपल्शन है, जबकि यहां पे मिथाइल का मिथाइल के साथ रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो गया। क्यों, क्योंकि ग्रुप के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमाइज हो गया और हाइड्रोजन अपनी साइज की वजह से एक दूसरे को नॉर्मली रिपल्शन नहीं देते, ठीक है। अब बात करें पार्शली एक्लिप्स की, तो पार्शली एक्लिप्स में भी देखोगे तो आपके पास टॉर्शनल स्ट्रेन वैसा ही आ रहा है जैसा कि फुल्ली एक्लिप्स में भी आ रहा था, ठीक है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है ही सही,
तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो वैसे भी रिपल्शन वाला पार्ट आ ही गया, लेकिन अब जो स्टेरिक स्ट्रेंथ था ना, CH3 के पीछे H है, H के पीछे CH3 है, तो CH3 H के बीच का रिपल्शन CH3 के बीच का रिपल्शन से रिलेटिवली क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास ये फॉर्म रिलेटिवली उससे थोड़ी ज्यादा बेटर हो गई स्टेबिलिटी वाइज। तो अगर अपन यहां पे फाइंड आउट करें तो क्या हो गया हमारे पास ऑर्डर वाइज स्टेबिलिटी, एंटी वाली फॉर्म जो है सबसे ज्यादा हो गई, एंटी वाली फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली फॉर्म है वो कौन सी है, गॉच वाली फॉर्म है। गॉच वाली फॉर्म के बाद अगर बाद में नेक्स्ट वाला पार्ट देखूंगा तो आ जाएगा पार्शली एक्लिप्स, और पार्शली एक्लिप्स के बाद अगर देखूंगा तो आ जाएगा हमारे पास फुल्ली एक्लिप्स्ड। अब आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को उसी तरह से इंडिकेट करो, जैसे सबसे पहले 0 डिग्री कौन सी फॉर्म है, फुल्ली एक्लिप्स्ड। फुल्ली एक्लिप्स्ड है, आपने 60 डिग्री रोटेशन किया, एनर्जी डाउन हुई, ठीक, एनर्जी यहाँ पे क्या हो गया, हैज बिकम लोअर वैल्यू, तो ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री के ऊपर, विच इज टेकन टू बी दी गॉच पोजीशन। कौन सी वाली पोजीशन है, गॉच। अब इसके बाद गॉच वाले पार्ट के बाद अपन कहाँ गए, गॉच के बाद गए पार्शली एक्लिप्स पे। पार्शली एक्लिप्स में फिर से एनर्जी वैल्यू बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी की फुल्ली एक्लिप्स की रहेगी, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म हो गई। अब उसके बाद ये हो गया नेक्स्ट जो है, दैट इज टेकन टू बी एट 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री के बाद नेक्स्ट जो है वो आ गया 180 डिग्री, ये हो गया मेरा 180 डिग्री वाला पार्ट। 180 डिग्री के ऊपर अगर देखूंगा तो स्टेबिलिटी अब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो ये वाली फॉर्म होगी हमारी एंटी फॉर्म, तो दिस इज कॉल्ड पार्शली एक्लिप्स्ड। ये हो गया हमारा फुल्ली एक्लिप्स्ड, ये हो गया गॉच, और ये हो गया एंटी फॉर्म। ये तो मैंने आधा पार्ट यानी कि 180 डिग्री तक रोटेशन कंप्लीट कर दिया। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग कैसे लगाएंगे कि अब 180 के बाद नेक्स्ट 240 डिग्री एंगल पे चलते हैं, मतलब हमने फर्दर और आगे 60 डिग्री रोटेशन किया। बताओ कौन सी वाली फॉर्म एक्वायर करोगे। तो अगर 240 डिग्री रोटेट किया तो 240 डिग्री ये CH3 वाला पार्ट इस H के पीछे आएगा ना, जैसे ही CH3 वाला पार्ट इस H के पीछे आएगा रेस्पेक्टिवली, ये फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी तरह की पार्शली एक्लिप्स वाली फॉर्म बनना शुरू हो जाएगी। अगर दिखा ना हो तो इसको इस तरह से देख सकते हो, ये 60 डिग्री रोटेशन किया फर्दर, तो यहाँ पे अगर कहूँ तो इधर हो गया बेटा CH3, ये हो गया H, इधर वाले पार्ट में अगर कहूंगा तो यहाँ भी क्या आ गया, ये CH3 आ गया, इधर H और इधर H आ गया। फिर 300 डिग्री का रोटेशन करवा दो, 300 मतलब क्या हो गया, फर्दर 60 डिग्री और ले लिया, तो आपके पास फिर से एक और गॉच पोजीशन बन जाएगी। ये बन रही थी इसमें टुवर्ड्स राइट हैंड साइड पे जा रहा था, और ये 300 डिग्री घूमेगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, मिरर इमेज हो जाएंगे एक दूसरे के। तो आप ये ले लो 180 डिग्री, 180 के बाद 240 के बाद फिर से वापस से क्या बना बेटा, पार्शली एक्लिप्स। और 240 के बाद अगर आगे बढ़े, दिस इज 240 डिग्री, दिस इज 240 डिग्री, 240 के बाद अगर आगे गए तो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास फिर से कौन सी आ जाएगी, गॉच पोजीशन, दैट्स कॉल्ड 300 डिग्री। और देन उसके बाद अगर फर्दर एक्वायर करूं तो वी आर गेटिंग दी फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म, ठीक, ये फुल्ली एक्लिप्स हो गई, और दिस इज एट व्हाट दी 360 डिग्री। मतलब एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर हमारे पास अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो वी आर एबल टू गेट दी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इन सच ए वे फॉर ब्यूटेन। अब जैसा अपन ने ब्यूटेन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, वैसे का वैसा डायग्राम हमें इसी तरह के और भी मॉलिक्यूल के लिए मिल सकता है, बस फर्क यही होगा कि ये जो एनर्जी का डिफरेंसेस है। अब आप ये देखो कि जो एंटी फॉर्म की एनर्जी है और ये जो हमारे पास फुल्ली एक्लिप्स वाले फॉर्म की एनर्जी है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दी रोटेशन एनर्जी बैरियर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, रोटेशन एनर्जी बैरियर। ये पोजीशन जो एनर्जी मिनिमा है, दिस इज कॉल्ड गॉच पोजीशन, ये एंटी पोजीशन हो गई, एंड दिस इज अनदर गॉच पोजीशन। दोनों गॉच पोजीशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज होंगे। कोई भी मॉलिक्यूल अगर बाय द वे एग्जिस्टेंस रख रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो अपना एग्जिस्टेंस रख रहा है तो वो मैक्सिमम स्टेबल कन्फर्मर में एग्जिस्ट करना चाहता है, लेकिन ड्यू टू दी सराउंडिंग एनर्जीज, सराउंड से मिलने वाली एनर्जी हो गई, या कह सकते हो कि जब उनमें आपस में कोलिशंस होता है तो उसकी वजह से एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, और एनर्जी एक्सचेंज होते हैं तो वेरियस काइंड ऑफ कन्फर्मेशंस मॉलिक्यूल के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म आ गई, लोएस्ट एनर्जी फॉर्म भी आ गई, और उनके बीच में वेरियस अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर भी आइडेंटिफाई करोगे तो यू आर एबल टू गेट द डिफरेंट काइंड ऑफ कन्फर्मेशंस, है ना। ऐसे अगर बात करें तो हमारे पास इसमें इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस बन सकते हैं। क्लियर है। अब अपन ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस केसेस में जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अपन ने अभी ब्यूटेन के लिए ड्रॉ किया हुआ है वो और भी मतलब और मॉलिक्यूल के लिए कैसे बन सकता है, तो विल फाइंड आउट फॉर दोज एग्जांपल्स आल्सो, ठीक है। तो लेट्स सी दैट।
अब बेटा एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ द रोटेशनल एनर्जी बैरियर अबाउट द इंडिकेटेड बॉन्ड। ठीक, लिखा हुआ क्या है, कंपेयर द रोटेशनल एनर्जी बैरियर फॉर द गिवन मॉलिक्यूल्स अबाउट द इंडिकेटेड बॉन्ड। ठीक, अलग अलग एल्केन की एग्जांपल्स आपने ले लिए, जैसे ब्यूटेन के बारे में अभी अपन ने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ किया ही था, फुल्ली एक्लिप्स्ड, गॉच वाली फॉर्म, पार्शली एक्लिप्स्ड एंड देन एंटी वाली फॉर्म्स। ठीक, अब इसमें क्या है कि जैसे अपने पास यहाँ पे अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स इंडिकेट किए हुए हैं। ध्यान से देखना बेटा कि जैसे C2 C3 के अबाउट अगर मैं यहाँ पे ग्रुप देखूंगा तो वी आर हैविंग द CS3 एंड CS3। ठीक है, हमने यहाँ पे दो तरह की फॉर्मेट को ड्रॉ किया, एक वो वाली फॉर्मेट ड्रॉ करी जो फुल्ली इक्लिप्स्ड है, और एक वो वाली फॉर्मेट ड्रॉ करी जो अपनी एंटी फॉर्म है ना, फुल्ली स्टेगर्ड फॉर्म हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है। हमें बताइए कि हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, दीज आर हैविंग दी मिनिमम स्टेबिलिटी। मिनिमम स्टेबिलिटी का मतलब हो गया मैक्सिमम एनर्जी, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि ये लोवेस्ट एनर्जी फॉर्म है मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है ना, हमें उसके बारे में कमेंट करना है कि ऑर्डर वाइज इनका एनर्जी गैप किस तरह से देखा जाएगा। तो जैसे बेटा देख रहे हो यहाँ पे कि जैसे आर का साइज, टॉर्सनल स्ट्रेन वो अपनी जगह हो गई, स्टेरिक स्ट्रेन वो इनकॉर्पोरेट करना है। कैसे, यहाँ पे अगर देखूंगा तो इसमें C2 C3 पे मिथाइल और मिथाइल ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपल्शन दे रहे हैं। इधर C3 C4 के बीच में कब जब कार्बन चेन की नंबरिंग करोगे, थर्ड और फोर्थ इंडिकेटेड बॉन्ड ये हो गया, तो यहाँ पे ग्रुप कौन कौन से हो गए, इथाइल और इथाइल वाले ग्रुप हो गए। इसी तरह से अगर यहाँ पे भी देखोगे तो रेस्पेक्टिवली ये भी थर्ड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर हमारे पास आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। फिर अगर देखेंगे तो टर्शीब्यूटाइल एंड टर्शीब्यूटाइल ग्रुप हो गया। तो जब आपको दिख रहा है इसमें यहाँ पे कि जैसे जैसे आर का साइज बढ़ेगा, एज इफ द साइज ऑफ द आर इज बिकमिंग लार्जर, तो जैसे जैसे आर का साइज बढ़ेगा तो रेस्पेक्टिवली इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन की वैल्यू होगी वो रिलेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी। अब रिपल्शन की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो रेस्पेक्टिवली जो स्टेबिलिटी होगा वो हमारा और भी कम हो जाएगा। द एनर्जी गैप बिटवीन द मोस्ट स्टेबल एंड द लीस्ट स्टेबल फॉर्म, मतलब जो हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म है और लोएस्ट एनर्जी फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल लोएस्ट एनर्जी, लीस्ट स्टेबल हाईएस्ट एनर्जी, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। तो अगर बाय द वे मुझे यहाँ पे ऑर्डर वाइज ये बताना हो कि इनका रोटेशनल एनर्जी बैरियर का ऑर्डर क्या रहेगा, तो आप देख के बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रोटेशनल एनर्जी बैरियर किसका आएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्या, दैट इज दी E4। E4 के बाद आएगा E3, के बाद आएगा E2, के बाद आएगा E1। तो इस तरह से हम यहाँ पे बेसिकली क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के रेस्पेक्ट में या कह सकते हो कि रोटेशन एनर्जी बैरियर को कंपेयर कर सकते हैं बाय सीइंग द मॉलिक्यूल्स। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जांपल लिख के दे रहा हूं जिसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एग्जैक्टली वही का वही बनेगा जो हमने ब्यूटेन के लिए ड्रॉ किया था। ये कंपाउंड में जो इंडिकेटेड बॉन्ड है ना, इन सभी कंपाउंड में इंडिकेटेड बॉन्ड के अबाउट जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसकी प्रोफाइल, मतलब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हमारे पास जो इंडिकेशन होगी वो एग्जैक्टली वैसे की वैसी होगी जैसे कि हमने ब्यूटेन के लिए ड्रॉ किया था।